हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आर इसके स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल आर इसके स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेकर आए हुए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा विषय चलने वाला है, मतलब कौन सा चलने वाला है सब्जेक्ट? तो आपका जो आज का जो सब्जेक्ट चलने वाला है वो सामाजिक विज्ञान चलने वाला है। ठीक है, क्या चलने वाला है? सामाजिक विज्ञान, मतलब कि सोशल साइंस चलने वाली है। ठीक है ना, सोशल साइंस की आज आपकी क्लास चलने वाली है। और आज आपका अध्याय 1, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि पार्ट 1। ठीक है ना, पार्ट 1 आपका रहेगा। पार्ट 1 भारत और समकालीन विषय। ठीक है ना, समकालीन विश्व, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, क्या आज आपका ये चैप्टर चलने वाला है? ठीक है ना, तो आपका आज ये चैप्टर चलेगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक को सबसे पहले क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं समझते हैं। पहला ही आपका जो है क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। ठीक है ना, निम्नलिखित पर क्या करना है? आप लोगों को टिप्पणी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है ना, आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा देरी ना लेते हुए चलते हैं और इसको देखते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। ठीक है, जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो टिप्पणी है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये आपका 2026 में पूछा गया था, इसको हमने 3-4 बार पढ़ाया। ठीक है, ये 2026 में पूछा गया था, ये वाला आया था। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है काउंट कैमिलो दे काउर। ठीक है, और तीसरा हमारा गा पूछ रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ था, इसकी पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। और फिर हमारा पूछ रहा है चौथा कि फ्रैंकफर्ट संसद। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट संसद। फिर उसके बाद मेरे प्यारे पूछ रहा है, उसके बाद जो हमारा पांचवा है वो पूछ रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं का भूमिका, मतलब कि इनकी क्या भूमिका रही है, ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ज्यूसेप्पे मैत्सिनी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले इसको समझेंगे। तो जो हमारा ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी है, इसका जो टिप्पणी है उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। कौन था ये? इटली में जो था वो राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनोवा में हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, अपनी किशोर अवस्था में ही वह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन, ठीक है, संगठन का संसद बन गया था। मात्र 24 वर्ष की आयु में लिगोरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए देश से बाहर निकाल दिया गया। इसने 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली सोसाइटी और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा इस संगठन के सदस्य थे। इटली के नवनिर्माण में मैत्सिनी
की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इटली की एकता और युवा शक्ति पर आधारित विश्वास था। उसे इटली का जो है, उसे इटली की एकता और युवा शक्ति पर क्या था, आधारित विश्वास था। ठीक है ना। तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी नया बच्चा है, ठीक है ना, जो भी नया बच्चा है वो क्या कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए आप लोगों को, नोट्स वगैरह हर चीज़, आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पे था, विश्वास था। उसके बाद आगे जो है, उसके बाद क्या हुआ था, होता है, देखते हैं। उसके बाद जो मैथ्सिनी, ठीक है ना, उसके बाद मैथ्सिनी एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता भी था। अंततः उसने जन संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया। ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक में उसने इटली की जनता के समक्ष, ठीक है ना, जनता के समक्ष राष्ट्र प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। उसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण और समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बदल दिया। ठीक है, मोर्सिनी के शब्दों में, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ 1834 ईस्वी में मैथ्सिनी यूरोप की स्थापना की, क्योंकि उसका विश्वास था कि खंडित राष्ट्रों के एकीकरण के बाद ही प्रत्येक राष्ट्र में मानवता का विश्वास संभव होगा। मोर्सिनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है ना। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। उसके बाद ये हमारा क्या है, उसके बाद ये हमारा क्या है, देखते हैं। उसके बाद क्या है कि मीटरनिख ने उसके विषय में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक क्या है, दुश्मन हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जो दूसरा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या है दूसरा है कि काउंट फैमिली दे काउर। ठीक है, काउंट फैमिली दे काउर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व काउंट फैमिली दे काउर इटली का प्रमुख मंत्री था। ठीक है, वैचारिक रूप से वह तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में उसकी व्याख्या थी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, इतावली अभिजात वर्ग के अनेक आर्थिक रूप से संपन्न और शिक्षित सदस्यों की भांति वह इतालवी भाषा से कहीं अच्छी तरह फ्रेंच बोलता था। इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने काउर को 1852 ईस्वी में सरडिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री का किया, नियुक्त किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखते हैं। उसके बाद है कि वह एक महान देशभक्त, विचारक और पत्रकार था। ठीक है, अतः इटली की समस्या के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखकर, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देकर यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। वह जानता था कि इटली का एकीकरण इसी राज्य में नेतृत्व के संभव हो सकता है। अतः उसने उसको आंतरिक विकास पर, ठीक है, आंतरिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उसने आर्थिक उन्नति के लिए व्यापार, ठीक है, गणित,
ठीक है, गणितज्ञ, कारखानों, रेलों, सड़कों और नहरों का विस्तार किया। काऊर ने चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही शिक्षा के विकास, कृषि की उन्नति, सेना के सुधार के द्वारा पिएडमॉन्ट की एक आधुनिक राज्य बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? एक आधुनिक राज्य बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ही इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा क्या था? बाधक था। ठीक है ना। अतः काऊर ने अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा इटली की समस्या पर क्या यूरोपीय देशों को ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, उसके प्रयास के कारण ही आगे देखते हैं। उसके प्रयास के कारण ही, ठीक है ना, उसके प्रयास के कारण ही क्या होता है? लोम्बार्डी और मॉडेना, पार्मा, ठीक है, पार्मा और टस्कनी आदि राज्यों को स्वतंत्र होते हुए और सरडेनिया में मिल गए। 6 जून 1861 ईस्वी को काऊर की मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सफल रहा, क्योंकि 18 फरवरी 1861 ईस्वी को इटली की पार्लियामेंट, ठीक है ना, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, एक मिनट दिख रहा है ना, पार्लियामेंट विक्टर और इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया। काऊर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इटली का एकीकरण संभव हुआ तथा सार्डिनिया द्वीप मार्च 1859 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया सेना के परास्त करने में क्या हुआ? सफल हुआ। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा है उसको देखेंगे गा वाला, मतलब कि तीसरा हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे अच्छी तरीके से और आप लोगों को समझाएंगे भी। चलिए देखते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जानेंगे। ठीक है ना। तो उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास के साथ यूरोप में क्रांतिकारियों का युग शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित था। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्गों का राष्ट्रीय की भावना का संचार किया। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में अंतकारी राष्ट्रवाद की प्रगति की यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रकृति सहानुभूति रखते थे। काव्यों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता, ठीक है, सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी के संघर्ष के लिए सहमत जुटाया। ठीक है ना, क्या किया? सहमत जुटाया। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। यूनान उसके बाद जहां 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 ईस्वी में क्या कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है ना। चौथा हमारा क्या है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कह रहा है कि जर्मन क्षेत्रों की बड़ी राजनीतिक, क्या मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक संगठनों की फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट शहर में क्या होता है? शहर में सम्मिलित रूप से एक सर्व जर्मन के नेशन, ठीक है, असेंबली के पक्ष के मतदान करने का निर्माण किया। इसे जो है फ्रैंकफर्ट संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। संसद के प्रथम अधिवेशन 18 मई 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट में क्या आयोजित किया गया। यह संसद भेद पार चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए, ठीक है, क्या एक जर्मन राष्ट्र के लिए
एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र को अध्यक्षता के ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे, ठीक है, सौंपी गई जिसे, आगे देखते हैं, संसद के अधीन, ठीक है ना, क्या संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों के प्रसा के राजा फ्रेडरिक और विल्हेम और चतुर्थ के ताज पहचानने की पेशकर, ठीक है, पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उसे राजाओं का साथ दिया। निर्वाचित सभा के विरोध थे। इस प्रकार जहां कोलीन वर्ग की सेना के विरोध बढ़ाया गया, वहीं संसद और सामाजिक का आधार कमजोर हो गया। संसद के माध्यम के वर्गों का प्रभार अधिक था, जिन्होंने मजदूरी के कारीगरों को मांगों के विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अतः अंत में प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे क्या हुआ, उदारवादियों व राष्ट्रवादियों निराश हुई। ठीक है, प्रसा के सैनिक के अंतकारों के कुचल दिया, जिससे वह संसद भंग हो गई। 1848 ईस्वी की क्रांति का दमन कर दिया। ठीक है, जिसके साथ ही जर्मनी का राष्ट्रीय आंदोलन के विराम लग गया। ठीक है, क्या हुआ, विराम लग गया। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है ना, राष्ट्रवादी संघर्षों में जो है महिलाओं में जो है भूमिका, वो भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा एक विवाहित विषय के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, महिलाओं ने राष्ट्रवाद संघर्षों से बड़ी संख्या में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या भाग लिया। ठीक है, भाग लिया और महिलाओं ने अपना संगठन का स्थापित हो चुका था। महिलाओं के समाचार पत्रों का अध्ययन से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। इसके बावजूद वे राजनीतिक अधिकारों में वंचित थी, जिन्हें असेंबली चुनाव के दौरान मताधिकारों के वंचित रखा गया। सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत के दशक के दीर्घ में खड़े होने की अनुमति दी गई। महिलाओं की पहली बड़ी विजय थी। ठीक है, क्या थी, महिलाओं की सबसे बड़ी विजय यहीं पे थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वो क्या है, वो है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान व भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारों में क्या कदम उठाए। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे उत्तर के माध्यम में। ठीक है ना, उत्तर के माध्यम में हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो क्या कदम उठाए कि 1779 ईस्वी में घटित फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में क्या हुआ, सामूहिक पहचान की भावना बदलवती, ठीक है, भावना बलवती हो सकती थी। ये कदम इस प्रकार थे कि पहला क्या था कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों के एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत संविधान प्राप्त थे। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसे पहले ही राजध्वज की जगह ले ली। ठीक है, तीसरा क्या है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है ना, नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद हमारा चौथा क्या है, चौथा है कि नई प्रस्तुतियों की रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा हमारा क्या है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिनसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान जो कानून बनाए। छठा हमारा है कि आंतरिक आयात निर्माण शुल्क समाप्त कर दिए गए, तोलने और नापने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय विलय के साथ में क्या हुआ, पेरिस की फ्रेंच भाषा ही भाषा के रूप में स्थापित हुई। ठीक है ना,
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चैनल पर नया है एक बार फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आरिश्का सर का बिल्कुल आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी वादा के साथ में कर रहा हूँ, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे तब भी हम आपका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे, ठीक है। मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो हमारा उत्तर में है, फ्रांस की क्रांति के समय एक कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए नारी प्रतीक का आश्रय लिया। इन चित्रकारों में मरियान और जर्मेनिया प्रमुख थे। इन दोनों की जो छवि है वो राष्ट्र बन गई, ठीक है ना। उसके बाद मरियान की प्रतिमाएं, ठीक है, सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मरियान की छवि शिक्षकों को डाक टिकटों पर क्या हुआ, डाक टिकटों पर आगे देखते हैं, डाक टिकटों पर, ठीक है ना, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, ठीक है, अंकित की गई। मरियान को ये तस्वीरें फ्रांसीसी गणराज्य की, ठीक है, गणराज्य की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। चौथा क्या है कि जर्मेनिया जर्मन का राष्ट्र का रूपक बन गई और चाक्षुष अभिव्यक्तियों के जर्मेनिया का क्या हुआ, बलूत वृक्ष के पत्तों पर मुकुट पहनती, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। यह तस्वीर स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचारों को एक प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या चौथा हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 4 और 5 बचा हुआ है, जल्दी फटाफट इसको भी देख लेते हैं। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षेप को क्या करना है, हम लोगों को पता लगाना है, तो लगाते हैं पता फटाफट। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला है कि जर्मन एकीकरण की मांग दौरान के संविधान के प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा क्या है, संसदीय व्यवस्था को स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा हमारा है कि जर्मन के लोगों में 1848 ईस्वी को पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी का विचारधारा की राजशाही और फौज की ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसका प्रसा के बड़े स्वामियों, ठीक है, स्वामियों को इंग्लिश में कहते हैं जंकर्स, ने भी समर्थन किया, ठीक है। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों का नेतृत्व और संभाला और उसे एक नई दिशा प्रदान की, ठीक है। चौथा हमारा है कि प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, ठीक है। पांचवा हमारा है कि 7 वर्ष के ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और इस तरह जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वयास के महल में प्रसा के राजा, ठीक है, काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट का कर दिया, घोषित कर दिया। 7वां हमारा है कि जर्मन राज्यों के राजकुमारों की सेना की प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री के ऑटो वॉन बिस्मार्क सहमत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों को बैठक हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन सम्राट की की घोषणा की गई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हमारा आठवां पॉइंट है, 8वां नंबर है कि इस प्रकार जर्मन के राष्ट्र का एकीकरण हुआ। इस प्रक्रिया को प्रसा का राज्य
एक प्रथा का राज्य एक शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं अच्छी तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन ने जो है क्या बदलाव किए। फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि क्या बदलाव किए। कौन? नेपोलियन ने। तो जो प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस में अनेक सुधार किए। ठीक है, क्रांति के उपरांत पुरानी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अतः नेपोलियन ने अपने शासन क्षेत्रों को सुधार के उद्देश्य के निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला हमारा है कि सामाजिक समानता और स्थापित करने के लिए उच्च व निम्न वर्ग के बीच में अंतर का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा हमारा है कि प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और हमारा तीसरा क्या है? आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। और चौथा हमारा है कि उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा ज्यूरी प्रथा को मुद्रित करने को पुनः प्रारंभ किया। और पांचवा हमारा क्या है कि शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन और फ्रांस भाषा में क्या हुआ? साधारण विज्ञान और गणित के मुख्य पर क्या हुआ? गणित के मुख्य तौर पर ठीक है ना, कहाँ पे थे? मुख्य तौर पर। चलिए उसके बाद हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां हमारा है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियनिक और संहिता के जन्म पर आधारित विशेष अधिकारी समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समझ, समानता और संपत्ति का आधार को सुरक्षित किया। 8वां हमारा है कि समान पर प्रणाली लागू की गई और प्रतिभा मंडल के स्थापना पर कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ठीक है। 9वां हमारा है कि डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के नेपोलियन में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है। 10वां हमारा कि सामंती व्यवस्था समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व के जागीरदारी शुल्कों से क्या की? मुक्ति दिलाई। ठीक है ना। अब 11वां हमारा कि शहर में भी कारीगरों के क्षेत्रों में नियंत्रित किया गया यातायात और संचार। ठीक है, और संचार व्यवस्था को व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है उस क्या करेगा? सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी 9th पास करके आया है, ठीक है, जो भी 9th पास करके आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा? लाइक करेगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ये आपका यूरोप था, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद था। ठीक है ना, क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भाग ये कौन सा है? ये आपका भाग 1 हो गया। और अभी इसी चैप्टर का आप लोगों के बीच में भाग 2 लेके आएंगे। ठीक है ना, भाग 2 लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारा और आपका सफ़र यहीं तक था। थैंक यू।